नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एंशियंट हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज लेकर के आया हूँ। पहला क्वेश्चंस जो है इसमें पूछ रहा है कि रॉक कट केव्स के बारे में पूछ रहा है कि जो चैत्य और जो बिहार है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जो चैत्य था, चैत्य जो था ये प्रेयर हॉल था। प्रेयर हॉल एक ट्रिक के फॉर्म में भी बताया था, याद है? जो चैती छठ है वहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं। तो ये एक तरह का क्या है, प्रेयर हॉल है। पूजा करने वाला क्या है, स्थान है। और जो विहार था, बिहार जो था ये किस लिए था, तो वहाँ पे रेसिडेंशियल हॉल था, रहने के लिए था, ये घर था मॉन्क्स लोग के लिए। रेसिडेंशियल हॉल। तो इसमें जो पूछ रहा है पहला, बिहार इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर सेकंड ऑप्शन में है कि चैत इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, तो ये सही है। फिर बिहार के बारे में पूछ रहा है कि प्लेस ऑफ द मॉन्क, जहाँ ड्वेलिंग मतलब जहाँ पे वो रहते थे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो पहला जो हमें देखने को मिला है बिहार, वो बिहार के बराबर की गुफा में हमें क्या मिला है, देखने को मिला है रॉक कट जो रेसिडेंशियल हॉल है बिहार। तो ये बराबर की गुफा में देखने को मिला है। फर्स्ट, बराबर केव्स, आज का जहानाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो उत्तर भारत है, जब डिक्लाइन हो रहा है गुप्त पीरियड का, और वर्धन डायनेस्टी का जब राइज हो रहा है हर्षवर्धन के समय में, मतलब 7th सेंचुरी के पीरियड के समय में पूछ रहा कि उस समय कौन से जो रूलर्स थे वहाँ पे अपहोल्डिंग थे। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि गुप्त के डिक्लाइन के बाद कई गुप्तों ने सामंत बनाए रखा था, तो कई सामंत अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि उस समय जब गुप्त जब डिक्लाइन कर रहा है तो उस समय अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, जैसे मौखरी वंश यूपी में, फिर इसके बाद लेट गुप्त के समय में यहाँ वर्मन्स है, फिर इसके बाद गुजरात के क्षेत्र में मैत्रिकास है। तो ये सब जो है, और यहाँ पुष्य भूति है, तो ये सब जो है स्वतंत्र घोषित कर दिए गुप्तों के समय में। ये सामंत थे किसके, गुप्त के। तो इसमें नेक्स्ट है पहला जो है गुप्ताज ऑफ मगध, तो ये है, ठीक है। फिर इसके बाद परमार्स ऑफ मालवा, तो मालवा के क्षेत्र में परमार्स, ये राजपूत डायनेस्टी का है। जब हम लोग राजपूत डायनेस्टी पढ़ेंगे तो ये 7th सेंचुरी से लेकर के 12th सेंचुरी के आसपास में है। 7th सेंचुरी एडी से लेकर के 7th सेंचुरी एडी से लेकर के ये लगभग 12th सेंचुरी तक ये है। तो राजपूत डायनेस्टी भी जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो ये इस पीरियड के समय में नहीं है। जब हर्षवर्धन का डिक्लाइन करता है, वर्धन डायनेस्टी जब डिक्लाइन करता है और मुस्लिम शासक जब आते थे, इसके बीच का पीरियड जो है वो राजपूत डायनेस्टी का है। तो ये रॉन्ग हो गया। फिर इसके बाद पुष्य भूतिज ऑफ थानेश्वर, तो ये इंपॉर्टेंट ही था क्योंकि ये यही पुष्य भूति डायनेस्टी जो है आगे चल करके पूरे नॉर्दर्न इंडिया में क्या करेगा, शासन करेगा। फिर मौखरी वंश कन्नौज का, राजश्री का शादी भी कहाँ किया गया था, तब मौखरी वंश जो था कन्नौज पे, वहाँ पे अपनी बहन का शादी करा दिया गया था राजवर्धन के द्वारा। तो ये ऑप्शन भी क्या है, सही है। फिर इसके बाद यादव ऑफ देवगिरी, तो ये जो है देव यादव डायनेस्टी जब पढ़ेंगे तो वहाँ का राजधानी था देवगिरी। तो यहाँ पे नाम भी लिख रहा है यादव, DAV मतलब देव, तो देवगिरी। तो यादव डायनेस्टी का जो राजधानी हुआ वो देवगिरी हुआ। और यह टाइम पीरियड जो है 12th सेंचुरी से लेकर के 14th सेंचुरी के बीच का है। यादव डायनेस्टी जो है ये 12th सेंचुरी AD से लेकर के लगभग ये 14th सेंचुरी AD के बीच का है यादव डायनेस्टी। तो यादव डायनेस्टी का जो राजधानी है वो कहाँ पे है, देवगिरी है। तो इस प्रकार ये भी क्या है, रॉन्ग है। और फिर इसका मैत्रिकास ऑफ वल्लभी, तो वल्लभी के क्षेत्र में कौन है, मैत्रिकास डायनेस्टी, तो अभी मैप में दिखाया भी, तो ये ऑप्शन भी क्या है, सही है। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही है, 1, 3, 4 एंड 6। तो 1, 3, 4 एंड 6, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में, कि पंचायतन किससे रिलेटेड है। तो हम लोगों ने पढ़ा था जब टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ा था, तो टेम्पल आर्किटेक्चर में एक नागर शैली था,
नगारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर और दूसरा था ड्रेविडियन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। तो इन दोनों में हम बताए थे कि एक पंचायतन स्टाइल्स के फॉर्म में बनाया गया। मान लेते हैं कि मंदिर का परिसर है, तो मंदिर के परिसर में जो सेंट्रल पोजीशन है, यहाँ पर मेन श्राइन्स मतलब मुख्य देवता को स्थापित किया जाता था, और जबकि जो चारों कॉर्नर हुआ है यहाँ पे सब्सिडियरी श्राइन्स का स्थान दिया जाता था। तो ये चार जगह सब्सिडियरी श्राइन्स का सब्सिडियरी श्राइन्स। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 और एक सेंट्रल पोजीशन 5। तो इसे हमें क्या कहते हैं, पंचायतन स्टाइल। ये हमें नागर शैली और द्रविडियन शैली में देखने को मिलता है। तो ये एक प्रकार का क्या है कि एक स्टाइल है टेम्पल आर्किटेक्चर का। और यहाँ पे सेकंड में दिया है कि रिलीजियस सेक्ट, मतलब एक धार्मिक संप्रदाय भी क्या है, धार्मिक पंथ भी है। तो भारत में जो धार्मिक पंथ है, एक है हिंदू धर्म, जिसमें हिंदू धर्म में भी है 4 सेक्ट्स में बटा हुआ है। पहला है वैष्णववाद, दूसरा है शैववाद शैविज्म, तीसरा है शक्तिवाद और चौथा है स्मारतवाद। फिर इसके बाद एक आता है श्रमण संप्रदाय, श्रमण सेक्ट, SHRAMAN, श्रमण सेक्ट। तो इस सेक्ट में जो है पहला जो है बौद्ध बौद्ध धर्म, बुद्धिज़्म, फिर है जैनिज़्म, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ा था आजीवक सेक्ट, फिर इसके बाद पढ़ा था हम लोग अज्ञान सेक्ट और चारवक लोकायत फिलॉसफी। तो ये सब जितने भी ये श्रमण सेक्ट के हैं, जो नास्तिक संप्रदाय या फिर जो शास्त्र विरोधी संप्रदाय था, तो इसे हम लोग श्रमण सेक्ट बोलते हैं। और हिंदू धर्म में भी ये 4 कल्ट में बटा हुआ। फिर इसके बाद पढ़ेंगे मुस्लिम सेक्ट, फिर इसके बाद पारसी धर्म, फिर इसी तरीके से क्या है, सब अलग अलग सेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी का एक बेटा है। तो हम लोग पढ़े थे अग्निमित्र, अग्निमित्र। तो ये इसे जब युद्ध करने के लिए भेजा जाता है, तो युद्ध के दौरान में भी एक चित्र देखता है, फोटो, और वो फोटो रहता है मालविका नाम की एक स्त्री का। मालविका, ये मालवा के क्षेत्र का है मालविका, और अग्निमित्र जो है ये विदिशा के क्षेत्र का राजा है। तो ये फोटो देख करके मोहित हो जाता है और उसे प्रेम हो जाता है। ये लव स्टोरी जो किसने लिखा है, कालिदास ने। कालिदास के पुस्तक जो है मालविका अग्निमित्रम। तो दोनों का नाम जोड़ देंगे, इधर से अग्निमित्र इधर से मालविका। तो मालविका अग्निमित्रम नामक पुस्तक जो कालिदास ने लिखा है, तो ये किस लव स्टोरी से रिलेटेड है, तो मालविका अग्निमित्रम। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और जो फर्स्ट ऑप्शन जो स्वप्न वश दत्ता, जो स्वप्न स्वप्न वश दत्ता जो है, ये पुस्तक लिखा गया भास के द्वारा, जो कालिदास से पहले है। तो भाष्य के द्वारा लिखा गया। अब मेघदूतम भी किसे, कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और रत्नावली हर्षवर्धन के द्वारा। हर्षवर्धन एक खुद लिटरेरी इम्पेरर था। तो ये खुद इसने 3 पुस्तक लिखा, PNR। हर्षवर्धन ने 3 पुस्तक लिखा। पहला प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। तो यहाँ पूछा हुआ था शुंगा डायनेस्टी के लव स्टोरी का, था मालविका अग्निमित्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वेन सांग से रिलेटेड है, जिसका युआन चांग नाम इसका नाम है, या वेन सांग। ये एक चाइनीज ट्रैवलर है, राजदूत है, चाइना से आया भारत में। किसके काल में आया था, तो बताया था कि वेन सांग जो आया था हर्षवर्धन के काल में। एच से वेन सांग, एच से हर्षवर्धन, हर्ष के समय में आया था। जबकि फैयान जो है चंद्रगुप्त 2 के समय में आया था। और इसने क्या किया, हर्षवर्धन के समय के काल के बारे में इंफॉर्मेशन हमें क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। तो इसने सबसे पहले बताया है ऑप्शन में कि द रोड एंड रिवर रूट्स आर कम्प्लीटली इम्यून फ्रॉम द रोबरी। बोला कि जो सड़क और जो नदी मार्ग है
वह पूरी तरीके से ये सुरक्षित था, मतलब यहाँ पर लूट मार नहीं होता था। तो ये गलत बात है कि सड़क और नदी जो लूटपाट पूरी तरीके से सुरक्षित है, ये नहीं था, ये होता था उस समय। और बताए भी थे कि वेन का खुद का क्या है, बटुआ चोरी हो गया था इसका खुद का। तो इसने अपने पुस्तक में बताया भी है कि उस समय चोरी वगैरह होता था, जो गंगा के नदी के किनारे जब व्यापारी लोग सामान लेके जाते थे तो समुद्री लुटेरे जो थे उस सामान को लूट लिए जाते थे। तो ऐसा उल्लेख अपनी पुस्तक सी यू क्यू में करता है। सी यू की नामक पुस्तक में क्या है, लुटेरों का क्या है जिक्र किया है। फिर इसके बाद बताए थे कि जो पनिशमेंट है जो है उस समय फायर से, वाटर से या पॉइजन से दिया जाता था। तो हम बताए थे कि हर्षवर्धन के काल में जो सजा था वो कठोर दिया जाता था। तो अग्नि परीक्षा लिया जाता था। फिर इसके बाद जल में क्या किया जाता है, जो कोई अपराध करने पर उसके हाथ जो है उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता था, मतलब जल में डाल दिया जाता था। या फिर जो कोई अपराध करता था तो उसे विष वगैरह दिया जाता था। तो इस टाइप का अपराध जो है ये बहुत हार्ड था, कठोर नियम था क्या, न्याय का। तो ये ऑप्शन क्या है, सही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड है, व्यापारी और नौकाओं और औरधक स्टेशन में शुल्क देना पड़ता था, मतलब कस्टम ड्यूटी वगैरह क्या था, देना पड़ता था। तो ये भी क्या ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड क्या है, ट्रू है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और वेनसांग को हम तीर्थ यात्रियों के राजकुमार के रूप में भी जानते हैं। और हर्ष वेनसांग जो है, ये जो हर्षवर्धन का जो पीरियड है वहाँ का शहर का जीवन और किस प्रकार जो पाटलिपुत्र का जो महत्व है वो अब कम हो गया और कन्नौज क्या है उसके जगह पे स्थान ले लिया। तो ये जिक्र शिव की नामक पुस्तक में किया है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ ले गई थानेश्वर से, तो बताए कि थानेश्वर का जो मौखरी वंश था वहाँ जो ग्रहवर्मन था अपनी बहन का शादी ग्रहवर्मन से विवाह करा दिया गया था। तो थानेश्वर उसने राजधानी ले गया कहाँ, कन्नौज में। हर्षवर्धन के समय में घटी यंत्र का प्रयोग होता था, किस लिए, तो घटी यंत्र क्या था। घटी यंत्र ने ये जिक्र किया है। ये एक तरह का जब इरिगेशन करना होता था तो कुएं से जब पानी खींचा जाता, मान लेते ये वेल है, तो कुएं से जब पानी खींचा जाता था तो यहाँ पर एक ऐसे राउंड कलर का लगा रहता है और यहाँ से रस्सी नीचे ले जाते, इसे या तो आदमी खींचता था या फिर कोई जानवर वगैरह। तो जैसे जैसे ये नीचे जाता था तो फिर इसमें पानी बाल्टी में भर जाता था। तो फिर इसे जानवर जब खींचता था तो ये ऊपर पानी की ओर जाता था। और फिर इस पानी का इस्तेमाल हम इरिगेशन पर्पज के लिए करते थे। तो इस टाइप का जो घटी यंत्र है ये हमें देखने को वेन सांग के पुस्तक शिव की से मिलता है कि इरिगेशन पर्पज के लिए किया जाता था। और ये कहाँ से, तो वेल से खींचा गया पानी, कुएं से। और इस घटी यंत्र को हम आरा घाटा के नाम से भी जानते हैं, आरा घाटा या फिर घटी यंत्र। तो ये एक तरह का इरिगेशन पर्पस से के लिए था, इरिगेशन पर्पस के लिए। और कुएं से द्वारा ये क्या पानी बाहर निकाला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि कुछ फेमस प्लेस है और ये अभी प्रेजेंट कौन से स्टेट में है। तो कुछ फेमस प्लेस नाम दिया हुआ पुराने समय का, उस अब कौन से राज्य में है। तो पहला है भिलसा। तो भिलसा कहाँ, मध्य प्रदेश। फिर द्वार समुद्र महाराष्ट्र। गिरिनगर गुजरात के क्षेत्र में। और स्थानेश्वर ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। तो भिलसा जो ये विदिशा के क्षेत्र में, ये पुराना नाम है। विदिशा का क्षेत्र जो है, जो सुंग डायनेस्टी है इसकी राजधानी कहाँ थी, विदिशा या भिलसा। तो इसने राजधानी भिलसा को बनाया। तो ये विदिशा कहाँ क्षेत्र, मध्य प्रदेश में है। द्वार समुद्र, ये होयसल डायनेस्टी जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसका राजधानी द्वार समुद्र है। ये आज के समय में कहाँ, कर्नाटक के क्षेत्र में है। तो ऑप्शन टू क्या है, गलत। फिर इसके बाद गिरिनगर या फिर गिरिनर, ये कहाँ है, गुजरात के क्षेत्र में। तो ये ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। फिर इसके बाद थानेश्वर, ये स्थानेश्वर जो है, ये थानेश्वर है। थानेश्वर आज के समय में कहाँ, थानेश्वर या थानेसर। पहले इसका नाम था स्थानेश्वर। तो ये कहाँ है, हरियाणा में है, ना कि उत्तर प्रदेश में है। तो इस प्रकार फोर्थ भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसमें मात्र सही है कौन, फर्स्ट और थर्ड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये गुप्त डायनेस्टी के पीरियड के समय का पूछ रहा है कि ये जो शहर है
घंटसाल, काडूरा और चौल, ये किस लिए है फेमस? तो ये फेमस है पोर्ट हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड के लिए, यहाँ से व्यापार होता था। तो जो हमारा घंटशिला और कादूरा और जो चौल हो, ये यहाँ से हमारा क्या होता था, गुप्त पीरियड के समय में व्यापार का ये पोर्ट था, व्यापार यहीं से होता था। तो कुछ हमारा साउथ ईस्ट के तरफ से व्यापार होता था और कुछ हमारा मेडिटेरेनियन सी के तरफ से व्यापार होता था। जैसे ये भारत हुआ तो कुछ पोर्ट्स यहाँ पे है देखने को मिले और कुछ पोर्ट्स यहाँ पे देखने को मिला, जिसे हमारा इधर वाला जो व्यापार होता था हमारा ईस्ट के तरफ, तो साउथ ईस्ट के तरफ व्यापार होता था और चाइना से व्यापार होता था। और जबकि हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है, तो इसका व्यापार हमें देखने को मिला है जो वेस्ट की तरफ है, और जो मेडिटेरेनियन सी के तरफ है उधर हमारा क्या होता था, व्यापार होता था गुप्तों के समय में। तो ईस्टर्न कोस्ट में जो हमें मेनली जो देखने को मिलता है, तो वो एक बंगाल का क्षेत्र में जो गुप्त के समय में जो सबसे ज़्यादा व्यापार के लिए फेमस था, वो ताम्र लिप्ति था। बंगाल में कहाँ पे, ताम्र लिप्ति, ताम्र लिप्ति। बंगाल में कहाँ पे है ये, तो ताम्र लिप्ति। इसका मुख्य जो व्यापार होता था ये चाइना और साउथ ईस्ट एशिया से होता था। और फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा जो साउथ ईस्ट की तरह जो व्यापार होता था वो घंटाशाल और कंडूरा था, जो आंध्र प्रदेश में है। दोनों लगभग आस पास में है, आंध्र प्रदेश में है, करीब है। तो एक है घंटासाल और एक है कंदूरा। घंटासाल और कंदूरा, ये इसका भी व्यापार कहाँ, साउथ ईस्ट एशिया से और चाइना के साथ। फिर इसके बाद कुछ वेस्टर्न कोस्ट में हमें देखने को मिला है, जो एक फेमस है भड़ोच, ये गुजरात में। फिर इसके बाद चौल, ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में। फिर कल्याण, ये भी कहाँ, महाराष्ट्र के क्षेत्र में। तो ये जो है यहाँ पे भौच है। फिर इसके बाद चौल और कल्याण है। तो ये हमें देखने को जो व्यापार देखने को मिलता है ये वेस्ट एशिया के साथ, और साथ ही साथ मेडिटेरेनियन सी के साथ हमें क्या है, मेडिटेरेनियन स्टेट्स जो है वहाँ से हमारा गुप्त काल में ये व्यापार होता था। तो ये कुछ फेमस पोर्ट का नाम है, तो ये याद रखना है। ताम्रलिप्ति है, कांदूरा और चौल है, फिर इसके बाद कल्याणी है, फिर भड़ोच है। तो ये सब क्या है, हमारा व्यापार होता था गुप्तों के काल में। तो इसमें जो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अशोक के मेजर रॉक एडिक्ट्स के बारे में पूछा गया है। कुछ साइट्स दिया हुआ है और स्टेट्स का क्या करना है, मैच करना है। धौली जो है वो उड़ीसा में है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो धौली किससे मैच, ये सही कर रहा है, ये उड़ीसा में है। इसे हम लोग धवलगिरी भी कहते हैं, धवलगिरी। ये जो है ये कलिंग युद्ध के स्थल के रूप में इसे क्या किया गया, पहचाना गया है। तो यहाँ पर एक स्तूप भी बनाया गया, धौली शांति स्तूप, धौली शांति स्तूप। क्योंकि यहाँ पे कलिंग युद्ध हुआ था तो यहाँ इसे पहचाना गया और एक स्तूप बनाया गया, शांति स्तूप। यहीं के बाद जो अशोक हुआ वो शांति का मार्ग को अपनाया, भेरी घोष से धम घोष की ओर क्या हुआ, मूव हुआ। तो ये कहाँ पे, उड़ीसा में, ये सही है। एरागुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश में है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। ये भी यहाँ पर भी सम्राट अशोक का जो है ये भी रिलेटेड है। वहाँ जो है इंस्क्रिप्शन जो है हमें रॉक एडिट्स देखने को मिलता है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। मतलब ये बताता है कि ये उस समय के लिए अशोक का जो था वो सबसे ये सीमावर्ती देश था साउथ में। तो वो कहाँ पे है, यहाँ पे धर्म प्रचार करने के लिए भी क्या है, आंध्र प्रदेश तक इसने क्या किया, भेजा। फिर इसका जौगाड़ा, ये है मध्य प्रदेश में, तो ये नहीं, जौगाड़ा जो है ये उड़ीसा में है। और ये गंजाम जिला में, आज उड़ीसा के जो गंजाम जिला है वहाँ पे है। यहाँ पर भी ये किससे रिलेटेड है, तो अशोक के जो मेजर रॉक एडिक्ट्स है। तो यहाँ भी हमें क्या हुआ, धर्म का प्रचार करें, धर्म का जो शिक्षा देने के लिए है, तो उड़ीसा में भी क्या है, जौगाड़ा है। फिर इसके बाद कलसी, कलसी बताए थे कि ये कर्नाटक ना होकर के ये उत्तराखंड है, कलसी उत्तराखंड। तो इस प्रकार इसमें मात्र केवल दो स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो ओनली टू पेयर्स आर करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि सॉल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ। जो आत्मा है केवल सिर्फ एनिमल या प्लांट लाइफ में नहीं होता, बट आल्सो इन रॉक्स, चट्टान में भी, रनिंग वाटर में भी,
मेनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स नॉट लुकिंग एज लिविंग बाय अदर रिलीजियस है, जैसा कि दूसरे धर्म जो है इस निर्जीव चीज़ को क्या है, जीव नहीं मानते हैं, जबकि ऐसा किसमें बोला गया है कि जो निर्जीव चीज़ है उसमें भी क्या है, आत्मा है, जीव है। तो ये किसे कोर बिलीफ, ये विश्वास है कौन से सेक्ट का, तो ये जैन लोग ऐसा मानते हैं। बताए थे कि जैन जो है ये अहिंसा और निर्जीव भी किसे मानते हैं, ये लोग निर्जीव चीज़ को भी इसने क्या जीव के रूप में देखा है। तो ये है जैन धर्म में ऐसा कंसेप्ट। तो जैन में ये बात कहा गया है कि निर्जीव चीज़ भी जो है उसमें भी क्या है, जीव है। जैसे यहाँ रनिंग वाटर, रॉक्स या फिर कोई भी और जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है उसमें भी क्या है, ये जीव है। तो ये मानना है जैन धर्म का। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सो दोस्तों आज इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।